डिफरेंस टाइप में बात कर रहे हैं हम स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग बेसिकली इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास, इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ डेटा टाइप। और ये स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट करता है इट्स अ रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो जैसे स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ नेम एंड लेट्स आई स्पेसिफाई दिस अमित एज अ स्ट्रिंग। ये मैंने डिक्लेयर किया। तो अगर हम इसमें देखें जो स्ट्रिंग है, जब हम स्ट्रिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो स्ट्रिंग यहाँ पर एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो दिस इज अ क्लास। और ये जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की दिस इज एक्चुअली द वेरिएबल, तो दिस इज अ वेरिएबल। और अमित जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता हूँ। इस मेमोरी एरिया को हम बोलते हैं हीप, जहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट स्टोर करने की बात करते हैं वो सब हीप में जाकर स्टोर होते हैं। तो जैसे हमारा JRE ट्रिगर होता है तो JRE के अंदर JVM बनता है और JVM जाकर एक हीप मेमोरी क्रिएट करते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। उसी हीप मेमोरी के अंदर एक स्पेशल एरिया क्रिएट होता है विच वी कॉल इट एज अ स्ट्रिंग पूल। तो इसका मतलब जैसे आप लिखते हो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, तो अमित जाकर इस स्ट्रिंग पूल में चला जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अमित जो है वो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, बहुत सारे करेक्टर्स को मिक्स करके बनाया गया है और उसका एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो दिस 77 विल बी गेट क्रिएटेड। और नेम जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है उसके पास ये 77 स्टोर हो जाता है। ये जो 77 है दिस इज एक्चुअली अ रेफरेंस। तो वो इसे पॉइंट करना शुरू करता है, इस रेफरेंस को पॉइंट करता है, राइट। तो दैट्स वाई हम लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है, उसकी पहचान ये वो एस उसका कैपिटल है, प्लस साथ में ये डेटा टाइप की तरह भी काम कर रहा है। जैसे हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं फिर उसके साथ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं, बिल्कुल वैसा हम काम कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। तो जैसे आप लिख रहे हो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। जैसे कि जब हम ऐसा लिखते हैं इंटीजर x इक्वल्स टू 10, तो दिस इज कॉल्ड इंट लिटरल, ये इंट लिटरल कहलाता है। ऐसे अगर हम लिखते हैं फ्लोट y इक्वल टू 90.20f, तो दिस इज कॉल्ड फ्लोट लिटरल। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रिंग लिटरल है जिसमें स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होगी, राइट। अब अगर मैं जब क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, तो हमें ये समझ में आया कि पूल में जाकर ये अमित को क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर सपोज मैं एक और बार यही लाइन लिखता हूँ, सो इफ आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रिंग नेम टू इक्वल्स टू अमित, अगर मैं सिमिलर अमित दोबारा लिखता हूँ तो इस केस में ये बेसिकली क्या करता है, एक बार इसे यहाँ से ओमिट करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो जब मैं ऐसा दोबारा लिखता हूँ यही सेम लाइन दोबारा मैं स्पेसिफाई करता हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ नेम टू, ये नेम टू क्रिएट करता है, बट दिस टाइम इट इज़ क्रिएटिंग अ सेम रेफरेंस, यानी कि इसके पास भी सेम रेफरेंस आता है। इसका मतलब जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग जाकर पूल में जाके बनती है। जैसे जब भी हमने इसे लिटरल अप्रोच से डिक्लेयर किया, दिस इज कॉल्ड गाइस लिटरल अप्रोच, जिससे हमने इसे बनाया है। तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित लिख के तो वो जाकर पूल में जाएगा, पूल में जाकर चेक करेगा कि दिस स्ट्रिंग इज एग्जिस्ट और नॉट। इफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, तभी क्रिएट करेगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो सिर्फ उसे पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब इस केस में अगर कोई पूछता है हमसे कि स्ट्रिंग के कितने ऑब्जेक्ट्स बने, तो आंसर है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब पहली वाली लाइन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन दूसरी वाली लाइन से 0 ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट। तो स्ट्रिंग बहुत एफिशिएंट है मेमोरी को बचाने के लिए। अगर हम एक ही स्ट्रिंग को कई बार बनाने की कोशिश करें स्ट्रिंग लिटरल अप्रोच से, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वन स्ट्रिंग ओनली, अदर स्ट्रिंग्स इज एक्चुअली हैविंग द सेम रेफरेंस ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो हमें समझ में आता है बेसिक कंसेप्ट स्ट्रिंग का कि स्ट्रिंग हमारे पास कैसे काम कर रही है। थोड़ा सा ऐसे डीप डाइव करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं स्ट्रिंग्स के और कि स्ट्रिंग हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स पे जाएं जिसमें कुछ बातें हमें समझ में आती है स्ट्रिंग के बारे में, तो एक बार इन्हें वन बाय वन वॉक थ्रू करते हैं। तो स्ट्रिंग अपने आप को बोलता है कि स्ट्रिंग एक क्लास है, इसका मतलब प्री डिफाइंड क्लास है जिसके पास वो स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर सकता है इन अ करेक्टर एरे फॉर्म, एज वेल एज उसके पास कुछ बने बनाए फंक्शंस है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग स्ट्रिंग इज अ रैपर ऑफ अ करेक्टर है, बिकॉज बिहाइंड द सीन एक पूरा करेक्टर एरे या बाइट एरे चल रहा है। स्ट्रिंग यूज स्ट्रिंग पूल, इस पॉइंट को हम देखेंगे स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल को बाद में, पहले इसे देखते हैं। स्ट्रिंग यूज स्ट्रिंग पूल, इसका मतलब जब भी स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग जाकर स्ट्रिंग पूल में बन जाती है, जो भी हमने देखा एग्जाम्पल के साथ। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड एज अ स्ट्रिंग लिटरल एंड न्यू स्ट्रिंग्स का मतलब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हमें देखने चाहिए।
एक तरीका है लिटरल अप्रोच, जो कि हम लोगों ने इस तरीके से देखा, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू अमित। अगर हम ऐसा लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड लिटरल अप्रोच, सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल। यही अप्रोच हमें बोलता है कि इट इज जस्ट चेकिंग इन अ पूल कि स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है पूल में या नहीं करती है। द सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड स्ट्रिंग y इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर हम यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर देते हैं लेट्स से हेलो। तो हमारे पास दो तरीके हैं स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वन इज द लिटरल एंड वन इज द न्यू वाला तरीका। दोनों में डिफ्रेंसिएशन अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं। और स्ट्रिंग के पास बहुत सारे प्री बिल्ड मेथड्स हैं, जैसे कि अपर केस करना है या स्प्लिट करना है या कैरेट लगाना है, तो इट प्रोवाइड लॉट ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स। स्ट्रिंग साथ में इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये कि जब हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग में चेंज करते हैं, तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, वो हमेशा एक नई कॉपी क्रिएट करता है, राइट। तो इस बात को थोड़ा सा ना डिटेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। देखो, अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग a इक्वल्स टू एंड आई स्पेसिफाई कि a की वैल्यू अमित है, सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस लाइन, ये मैंने लिखा, तो वी ऑलरेडी कम टू नो कि हमारे पास यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट होगी। तो लेट्स से आई एम सेइंग कि मेरे पास यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट हो रही है। इस मेमोरी को मैं यहाँ पर बोलना शुरू कर देता हूँ, दिस इज एक्चुअली अ हीप जहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे। और हीप के अंदर जाकर इट इज़ सेइंग कि मेरे पास यहाँ पर एक एरिया है मेमोरी के अंदर ही, विच वी रेफर एज अ स्ट्रिंग पूल। इसका अंदर स्ट्रिंग्स को रखने के लिए एक स्ट्रिंग पूल एरिया है। तो जैसे हम स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू अमित लिखते हैं, तो दिस विल बी गो इन पूल। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो अमित यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है और इसका एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है। लेट्स से वी आर सेइंग 88। तो अगर हम पूछते हैं ए के पास क्या है, तो ए एक्चुअली कंटेन 88, उसके पास 88 रहता है। लेकिन अब यही लाइन अगर मैं दोबारा लिखता हूँ, स्ट्रिंग बी इक्वल्स टू अमित, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ, तो इट इज़ डूइंग द सेम एक्टिविटीज, इट इज चेकिंग इन अ पूल कि क्या अमित पूल में एग्जिस्ट करता है। यस, दिस टाइम इट इज प्रेजेंट। तो बी में हमारे पास 88 आ जाता है। तो A and B both are pointing to the same memory, right? That's why its string has a string pool concept. Now the question arises कि अगर जाकर मैं later on the stage B में जाकर अमित की जगह राम को डाल कर आता हूँ, तो what will happen? तब क्या होगा? तो क्या यहाँ पर अमित की जगह राम आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मेमोरी। तो इसका मतलब ओरिजिनल को डिस्टर्ब नहीं करता। वेन एवर यू डू सम चेंजेस इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी, वो एक नई मेमोरी बनाएगा। तो राम एक नई मेमोरी बनेगा एंड इट हैज़ डिफरेंट एड्रेस, उसके बाद डिफरेंट रेफरेंस होगा। अब बी इसे पॉइंट करना बंद कर देगा इस मेमोरी को, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉइंट दिस मेमोरी। अब वो इस मेमोरी की जगह इट हैज़ अ न्यू रेफरेंस 99, वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, राइट। So that's why a string is immutable. Whenever you do some changes in a string, it will create a new memory every time. तो string bad है अगर आपके पास string में बार बार changes हो रहे हैं, क्योंकि जब जब आप string में change करोगे वो हर बार एक नई memory create करेगा। तो string म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। तो इसका मतलब जब जब चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग वी नीड समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, विच वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन द स्टेज। तो हम स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर प्रेफर करते हैं जब जब स्ट्रिंग में चेंज करना हो। तो स्ट्रिंग इज प्रेफर्ड जब हमारे पास सेम स्ट्रिंग बन गई है और बार बार हम स्ट्रिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी वांट कि वो सेम स्ट्रिंग को ही हम यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरी टाइम, बिकॉज इट हैज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग पूल। इसके पास स्ट्रिंग पूल का कंसेप्ट है। तो जो अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है, अब इट इज़ राइट टाइम कि हम स्ट्रिंग के चीज़ों को यूज़ करके देखें। तो जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, स्ट्रिंग नेम टू इक्वल्स टू अमित, ऐसे मैंने डिक्लेयर किया। वी नो कि इस केस में हमारे पास इसने एक ही बार एक पूल के अंदर, तो वी थिंक अबाउट कि देयर वुड बी सम पूल, उसके अंदर अमित को क्रिएट कर दिया होगा, दैट अमित विल बी गेट क्रिएटेड। और नेम के पास इसका एड्रेस आ गया होगा, मान लो इसका एड्रेस है 200, तो नेम हैज़ दिस 200। और नेम 2 के पास भी यही एड्रेस आ गया होगा विच इज़ 200। दोनों एक ही को पॉइंट करें, दोनों के पास सेम एड्रेस है। लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई क्या दोनों के पास सेम एड्रेस है। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ SOP, तो system dot out dot println, एंड आई एम स्पेसिफाइंग नेम इक्वल्स टू डबल इक्वल टू लिखा है और नेम 2। इसका मतलब अगर दोनों के पास सेम एड्रेस होगा तो इट विल गिव यू ट्रू, तो ये हमें ट्रू दे देगा एंड इट इज़ कमिंग ट्रू, ये ट्रू मेरे पास आ गया, राइट। नाउ थिंग इज़, हो सकता है कि शायद डबल इक्वल टू वैल्यू कंपेयर कर रहा हो, ऐसा फील है कि हम शायद वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, बोल रहे रेफरेंस है।
तो इसे टेस्ट करने का एक तरीका है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग name3 बनाते हैं और यहाँ पर अमित लिखते हैं। लेकिन इस बार लिखने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू स्ट्रिंग, न्यू से इसे बिल्ड करता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बनाने के दो तरीके हैं, एक लिटर वाला तरीका और एक न्यू वाला तरीका। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू वाला मैकेनिज्म यूज़ करता हूँ, जैसे न्यू स्ट्रिंग, तो क्या होगा देखो, जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, तो आइडली हमारे लिए दिमाग में पिक्चर बनी कि हमारे पास यहाँ पर एक मेमोरी एरिया होगा विच वी कॉल इट एज अ हीप, और हीप के अंदर एक मेमोरी एरिया होगा विच इज़ वी कॉल इट एज अ स्ट्रिंग पूल। तो यहाँ पर स्ट्रिंग पूल होगा, राइट। अब जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ, पहली लाइन एक्सक्यूज मी, लाइन नंबर 3, तो इसका मतलब अमित जो है मेरे पास ये क्रिएट होगा, और एज्यूम कर लेते हैं 88 एड्रेस पे क्रिएट होता है, और नेम के पास व्हाट वी हैव दिस 88 एड्रेस मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, राइट। नेम 2 लिखते हैं तो ऑफ कोर्स सेम थिंग होगी, नेम 2 के पास भी 88 आ जाएगा क्योंकि पूल में जा रहा है, राइट। जैसे हम लिखते हैं नेम 3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, अमित लिखते हैं, तो वो उसे पता है पूल में तो अमित ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और मैंने यहाँ पर न्यू वर्ड लिखा है, तो न्यू की वजह से बाहर एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, राइट, आउटसाइड दिस पूल। अब नेम 3 के पास इसका एड्रेस होगा, तो नेम 3 हैविंग दिस 99 एज एड्रेस, तो इट क्लियरली मीन्स कि एड्रेस दोनों के अलग हैं, क्योंकि एक 88 पे एक 99 पे है, तो नेम के पास 88 है, नेम 3 के पास 99 है। और अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ SOP नेम इक्वल्स टू नेम 3, और अगर ये मुझे फॉल्स देता है तो इसका मतलब ये एड्रेस ही कंपेयर कर रहा है, क्योंकि तीनों की वैल्यू तो सेम है बट एड्रेस अलग है इस केस के अंदर। सो लेट्स रन इट एंड हियर वी गो, यहाँ पर हमारे सामने आता है फॉल्स, राइट। तो इट मीन्स, इट क्लियरली मीन्स कि इट इज़ कंपेयरिंग एन एड्रेस, इट इज़ नॉट कंपेयरिंग अ वैल्यू, राइट। हमें समझ में आ गया बात। अब बात आती है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो अगर मेरे पास कोई और स्ट्रिंग होती, लेट्स से इफ आई एम सेइंग स्ट्रिंग नेम 4 होता मेरे पास, और मैं यहाँ लिखता न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ मैं इस बार लिखता हूँ राम, तब क्या होता? तब क्या पूल में राम जाता? तो यस, बिकॉज स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग का नेचर ही है पूल में डालना, तो पूल में राम जाएगा जाएगा, राइट। लेकिन न्यू का नेचर है एक नई मेमोरी बनाना, तो इसका मतलब बाहर भी एक मेमोरी बनाकर आएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब अगर कोई पूछता है कि न्यू स्ट्रिंग से मेमोरी कितनी बनती है, तो आंसर है 2 या 1। इसका मतलब 2 तब बनती है जैसे कि राम पूल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो पूल में एक बनानी है और एक पूल के बाहर बनानी है। तो पॉइंट किसे करना है? पॉइंट करना है पूल से बाहर वाले को, क्योंकि आपने न्यू से बनाया है, तो वो इसे पॉइंट करेगा पूल से बाहर वाले को। सपोज का एड्रेस है 100, तो नेम 4 के पास क्या होगा? नेम 4 हैज़ एन एड्रेस कॉल्ड, नेम 4 के पास 100 नाम का एड्रेस होगा। इट डज नॉट हैव ए रेफरेंस ऑफ दिस पूल 1, लेकिन बनेंगे 2 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर हम इस वाली लाइन को देखें, लाइन नंबर 5 को, तो इस केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी पूल में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दीज 2 लाइन्स। तो एक आउटसाइड बनेगा, और पॉइंट अभी भी किसको करेगा? आउटसाइड वाले को करेगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है हमारे दिमाग में, क्या वो इनसाइड वाले को पॉइंट कर सकता है, जैसे कि ये राम आउटसाइड वाले को पॉइंट करे? कैन इट इज़ पॉइंट टू इनसाइड? या नेम 3 अभी आउटसाइड वाले को पॉइंट कर रहा है, तभी हमें दिखता है कि नेम 3 के पास 99 है, नॉट 88 है। अगर मैं 88 को पॉइंट कराना चाहता हूँ लेकिन न्यू स्ट्रिंग लिख के कराना चाहता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? मैं अगर यहाँ पर डॉट इंटर्न लिख देता हूँ, अगर मैं इंटर्न लिखता हूँ तो इंटर्न ही वो मेथड है जो पूल में से चेक करता है। इसका मतलब जो हम लिख रहे हैं ना स्ट्रिंग नेम, तो ये बिहाइंड द सीन इट इज़ नॉट स्ट्रिंग नेम, इट इज़ लाइक स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित डॉट इंटर्न, वो ऐसा है। इसका मतलब वो इंटरनली इस इंटर्न मेथड को यूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स तभी वो पूल में चेक करता है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा, तो दिस टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ 99 एज अ एड्रेस, तो नेम 3 के पास भी क्या मिलना चाहिए? नेम 3 के पास भी मुझे 88 मिलना चाहिए। और अब इस केस में मेरे पास आउटकम आना चाहिए ट्रू ट्रू। तो लेट्स रन दिस, इसे रन करते हैं, हेयर वी गो, दोनों तरफ हमारे पास ट्रू ट्रू आता है। तो हमें ये भी समझ में आता है कि इंटर्न क्या काम कर रहा है और न्यू स्ट्रिंग बनाने से क्या होता है। तो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर कि इस केस में 2 ऑब्जेक्ट्स बनकर आते हैं, इस केस के अंदर हमारे पास 1 ऑब्जेक्ट बनकर आता है, और इस केस के अंदर पहले वाले में भी 1 ऑब्जेक्ट बनकर आता है, लेकिन दूसरे वाले केस में हमारे पास 0 ऑब्जेक्ट बनकर आता है, राइट। तो ये बात हमें डाइजेस्ट होती है कि स्ट्रिंग हमारे पास कैसे काम कर रहा है। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें डबल इक्वल टू से हम रेफरेंस कंपेयर कर रहे हैं, तो वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे? अगर मेरे को अमित से कंपेयर करना है, हाउ आई एम एबल टू कंपेयर इट? उसका सिंपल आंसर है कि नेम को के साथ एक फंक्शन बुलाओ इक्वल्स नाम का, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, उसके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो अगर यहाँ जाकर आप लिखोगे नेम 2, तो इट क्लियरली मीन्स कि हम नेम को किससे कंपेयर कर रहे हैं? नेम 2 से वैल्यू बाय वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू सेम है तो इट इज़ गिविंग यू ट्रू, दैट्स इट। बस ये काम हो रहा है हमारे पास।
तो इक्वल्स इज कंपेयरिंग द वैल्यू। तो आप स्ट्रिंग क्लास को कंट्रोल क्लिक करके खोल भी सकते हो और देख सकते हो कि स्ट्रिंग इज अ क्लास, फाइनल क्लास है, जावा 1.0 वर्जन में हमारे पास क्रिएट की गई है। किसने इसे क्रिएट किया है ये बता देंगे, ये ऑथर से जिन्होंने क्रिएट किया है। तो जो स्ट्रिंग क्लास है वो फाइनल है, तो उसका मतलब ये इनहेरिट नहीं हो सकती, सिर्फ आप इसका ऑब्जेक्ट बनाकर ही से यूज़ करके आ सकते हो। और स्ट्रिंग इंटरनली जो डेटा रखती है वो बाइट की फॉर्म में रख रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कैरेक्टर एरे बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलना शुरू हो जाता है। और स्ट्रिंग में जाकर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर पहले से प्रीडिफाइन है। तो इसी में से हमें दिखता है इक्वल्स मेथड भी है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वी आर एबल टू सी स्ट्रिंग क्लास में है ना, मैं यहाँ कर्सर लेके आता हूँ तो वी आर एबल टू सी वी आर इनसाइड द स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स मेथड है जो जाकर इंटरनली करेक्टर बाय करेक्टर स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, और अगर वो वैल्यू सेम होती है तो इट इज़ गिविंग यू ट्रू। तो अगर हम यहाँ जाके देखें तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग ट्रू बिकॉज द वैल्यूज़ आर सेम। तो डबल इक्वल टू इन केस ऑफ स्ट्रिंग, इसे नोट रखना है कि डबल इक्वल टू इन केस ऑफ स्ट्रिंग या इन केस ऑफ रेफरेंस टाइप इट कंपेयर रेफरेंस, इक्वल्स इज गोइंग टू कंपेयर द वैल्यू, है ना, उस रेफरेंस पे जो वैल्यू पड़ी है उसे कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक और बात आती है विच इज स्ट्रिंग बोलता है कि मैं इम्यूटेबल हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है। तो सपोज अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर मैं कोई एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा हूँ लाइक दिस, तो मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो अगर हम ध्यान से देखें इस एसक्यूएल क्वेरी को ना देखकर हम ये देखें कि इट्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग क्रिएट होती है। अब सपोज इस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वेयर यूजर आई डी इक्वल्स टू अमित एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 111। तो पॉइंट ये है कि जब मैं ये लाइन लिखता हूँ तो स्ट्रिंग जो मेरे पास पड़ी है उसे मैं ओवरराइट करूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर एक कॉन्कैट हो जाए तो मैं प्लस इक्वल टू लगा देता हूँ। तो अब आइडली क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रिंग बनती है, जैसे ही प्लस इक्वल टू लगाता हूँ तो वो उसी स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता, वो एक नई स्ट्रिंग बना जाता है। तो इसका मतलब अगर इस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर मैं फर्दर एसक्यूएल प्लस इक्वल्स टू और यहाँ पर एक एंड कंडीशन लगाता हूँ एक और इस एंड कंडीशन बोलता हूँ स्टेटस इज इक्वल्स टू ए एक्टिव लिखा मैंने, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रिंग ये बन गई, एक स्ट्रिंग ये हमारे पास जो कॉन्केट होकर आई, फिर एक और स्ट्रिंग हमारे पास क्रिएट हुई। तो इट मीन्स वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर रहा, वो हर बार जैसे ही चेंज करते हैं इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मेमोरी एवरी टाइम। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्ट्रिंग, दैट्स वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग इज बैड फॉर चेंजिंग, तो बार बार अगर हमें चेंज करना है स्ट्रिंग नहीं यूज़ करें अगर स्ट्रिंग में बार बार चेंज हो रहा है तो। तो दैट्स वाई द न्यू थिंग विच कम्स इन अ पिक्चर दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ये पिक्चर में सामने आती है। तो इसका मतलब मैं इसको चेंज करके कर सकता हूँ स्ट्रिंग बफर एंड आई कैन स्पेसिफाई न्यू स्ट्रिंग बफर, मैं ऐसा लिख कर आ सकता हूँ। जैसे मैं स्ट्रिंग बफर यहाँ पर क्रिएट करके आता हूँ तो स्ट्रिंग बफर बेसिकली क्या करता है, वो कहता है कि मेरे पास ये स्ट्रिंग तो बन गई है, प्लस मैं आपको 16 मोर लोकेशंस प्रोवाइड करूँगा अलग से, उसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। तो यहाँ जाकर मेरे पास कुछ ऐसे मेथड्स आते हैं जैसे कि अपेंड, मैं पुरानी स्ट्रिंग के अंदर नई स्ट्रिंग को यहाँ पर से अपेंड करके आ सकता हूँ। सिमिलर वे में यहाँ पर भी मैं वही डॉट अपेंड बुला सकता हूँ और यहाँ अपेंड करके आ सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर डेडिकेटेड ऐसे मेथड्स दिए गए हैं जैसे कि अपेंड हो गया या इंसर्ट हो गया या डिलीट हो गया, ये सब मेथड यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं जो कि स्ट्रिंग में नहीं है। इसका मतलब स्ट्रिंग बफर बोलता है कि मैं म्यूटेबल हूँ, मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग में भी चेंज करके आ सकता हूँ। तो जब जब आपकी स्ट्रिंग में बार बार चेंज हो रहा हो तो रिकमेंडेड है कि आप किसे यूज़ करो, स्ट्रिंग बफर को यूज़ करो, क्योंकि वो म्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके पास ऐसे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग में चेंजेस करके आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिंग के पास ऐसे मेथड्स नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जब हम स्ट्रिंग बफर को यूज़ कर रहे हैं तो एक और ऑल्टरनेटिव हमें मिलता है स्ट्रिंग बफर की जगह विच इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग बिल्डर। इसका मतलब मैं अगर स्ट्रिंग बफर के मेथड्स को खोल के आपको दिखाऊं तो आपको एक वर्ड दिखेगा विच इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स एक साथ स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए आ रहे हैं तो वी नीड अ सिंक्रोनाइजेशन। इस बात को आप ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो कि लेट्स से अगर आप किसी एटीएम मशीन पे जाते हो तो एटीएम मशीन पे अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जब तक कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तो दूसरे पर्सन को एटीएम मशीन के बाहर वेट करना पड़ेगा कि भाई इस बंदी की ट्रांजैक्शन चल रही है अभी, तो आई कैन नॉट। तो कई एटीएम मशीन पे ऐसा फीचर होता है कि जब हम उस मशीन के पास आते हैं तो वहाँ पर एक डोर लगा होता है जो कि लॉक्ड हो जाता है, जब तक कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती दूसरा पर्सन बाहर वेट करता रहेगा। तो इट मीन्स हम वहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहे हैं कि एक अगर थ्रेड, तो यूज़र की जगह बोल रहा हूँ, एक अगर थ्रेड का मतलब है जो कोड एग्जीक्यूशन में चल रहा है दैट्स अ थ्रेड, या लाइट वेट प्रोसेस भी आप उसे बोल सकते हो। तो अगर एक थ्रेड चल रही है तो दूसरी थ्रेड जाकर वेट करेगी उसकी जब तक कि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती। तो स्ट्रिंग बफर के सभी मेथड्स सिंक्रोनाइज्ड है जो कि जावा के इनिशियल डेज में बनाए गए थे।
लेकिन आजकल एक मॉडर्न क्लास है हमारे पास विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग बिल्डर। अगर हम स्ट्रिंग बफर की जगह स्ट्रिंग बिल्डर को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो सेम मेथड्स मिलेंगे। देखो जो स्ट्रिंग बफर के अंदर मेथड है वही स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर है, बट ये मॉडर्न क्लास है जो कि जावा 1.5 वर्जन से ये अवेलेबल है क्लास, और ये रिकमेंडेड है इसे यूज़ करना। तो स्ट्रिंग बिल्डर को अगर आप यूज़ करते हो और इसके मेथड्स देखना शुरू करते हैं, इस बार फिर से आप एंड पे जाते हैं तो आपको दिखेगा इस बार सिंक्रोनाइज वर्ड नहीं है। इसका मतलब स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एक्सेस करना चाहती है, इट विल अलाउ इट, राइट। तो इट वुड नॉट ऑब्टेन अ लॉक, जैसे कि स्ट्रिंग बफर करता था कि वो लॉक ऑब्टेन कर लेता है। इसका मतलब एक ही थ्रेड सिर्फ एक बारी में यूज़ कर सकती है, बाकी थ्रेड्स उसे यूज़ नहीं करके आ सकती, राइट। तो ये डिफ्रेंसिएशन है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कि स्ट्रिंग बफर एक लेगेसी क्लास है, पुरानी क्लास है, प्लस सिंक्रोनाइज सारे मेथड्स है। ये मॉडर्न क्लास है, प्लस इसके पास नॉट सिंक्रोनाइज मेथड्स है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है क्या स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज़ करना है अगर हमें, और हमें वहाँ सिंक्रोनाइजेशन भी अचीव करनी है, कैन इट इज़ पॉसिबल टू डू इट? येस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि सिंक्रोनाइज नाम का हमें एक ब्लॉक भी मिलता है जिसके अंदर मैं एसक्यूएल नाम के ऑब्जेक्ट को डाल सकता हूँ, और जिन मेथड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल इस मेथड को ही मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ तो मैं उसे सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर, और अगर बाकी मेथड्स मेरे को नहीं करने तो वो उस ब्लॉक से बाहर रहेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रिंग बिल्डर से भी मैं सिंक्रोनाइजेशन अचीव करके आ सकता हूँ, राइट। तो आई होप दिस मेक सेंस कि हमें समझ में आता है कि स्ट्रिंग बिल्डर हमारे पास क्या कर रही है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं कि हम पहुँचे स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर की तरफ है इस वजह से क्योंकि हमें म्यूटेबिलिटी अचीव करनी है। वी वॉन्ट टू अचीव अ म्यूटेबिलिटी। तो मैं यहाँ पर एक बार स्ट्रिंग बिल्डर पर लेकर आता हूँ और स्ट्रिंग बिल्डर पे जाकर आई विल से sb.new स्ट्रिंग बिल्डर ऐसा लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्लैंक स्ट्रिंग बिल्डर लिखता हूँ तो ये हमें 16 कैरेक्टर्स की लोकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ पर sb.capacity मेथड यूज़ करते हैं तो ये बताएगा कि मेरे पास 16 की कैपेसिटी है, और अगर लेंथ चूज़ करता हूँ इट इज़ शोइंग 0। तो अगर इसे रन करा जाए तो वी आर एबल टू से 16 की कैपेसिटी है, 0 लेंथ है। इट मीन्स कि अब अगर जाकर मैं sb.append करता हूँ और इसमें हेलो डाल कर आता हूँ तो आपको इसके बाद हेलो डालने के बाद अगर मैं यहाँ क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कैपेसिटी और लेंथ को, तो इट इज़ टेलिंग यू 16 है कैपेसिटी, लेंथ कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि एडजस्ट हो सकता है इसके अंदर। अब अगर मैं sb.append में जाकर यहाँ हाउ आर यू भी डाल कर आता हूँ तो तब भी हमें दिखेगा कि इतनी बड़ी वैल्यू डालने के बाद भी अभी लेंथ तो बढ़ गई होगी लेकिन कैपेसिटी में अभी भी जगह रहनी चाहिए। तो अगर हम इसे रन करते हैं वी आर एबल टू से 16 ही हो गई है, राइट। 16 को पार नहीं, अब मैं 16 को पार कराता हूँ तो मैं यहाँ बोलता हूँ हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसा लिखता हूँ। तो अब जैसे ही 16 का स्पेस फिल होता है तो इसका मतलब हमें समझना है कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है वो 16 है। तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 हमें मिलती है। तो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हमें 16 मिलती है। अब जो हमें डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 मिली है, जैसी ये 16 वैल्यू फिल हो जाती है, इसका मतलब अगर जो हमारे पास लेंथ है स्ट्रिंग की, इफ़ द लेंथ इज़ ग्रेटर देन दिस डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, अगर हमारी लेंथ ही किससे बड़ी हो गई है, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी से बड़ी हो गई, तो हमें जाकर न्यू कैपेसिटी क्रिएट करके आनी होगी। तो न्यू कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी ओल्ड कैपेसिटी विच इज़ 16, उसे डबल कर दो मल्टीप्लाई बाई 2 करके। तो 16 इंटू 2 कर दो और प्लस 2 डाल दो। ये जो लास्ट का 2 है दैट इज़ फॉल्ट, क्योंकि हर स्ट्रिंग के आखिर में एक नल कैरेक्टर होता है, दैट्स वाई 2 एक्स्ट्रा दिया गया। तो इट इज़ बिकम 34, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो अब जो कैपेसिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो 16 को क्रॉस करेगी इस बार, तो इट इज़ बिकम 34। तो यहाँ जाके रन करते हैं, वी आर एबल टू सी इट इज़ बिकम 34। पहले 16 थी फिर 34 हो गई, और लेंथ इस वक्त कितनी है 26 है, दैट्स वाई 34 हुई। लेकिन अभी इसी में क्वेश्चन ये है कि अब अगर मैं जाकर यहाँ इस वैल्यू को काफ़ी बड़ा कर देता हूँ, ह्यूज कर देता हूँ, ताकि ये 34 को भी क्रॉस कर जाए। इसका मतलब थॉट ये है कि अगर हमने एक न्यू कैपेसिटी बनाई, तो लेट्स से वी आर सेइंग दिस इज़ आवर न्यू कैपेसिटी। तो हमने एक न्यू कैपेसिटी बनाई, न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू दिस इज़ द फॉर्मूला। अगर आपकी जो न्यू कैपेसिटी है बनने के बाद वो न्यू कैपेसिटी अभी भी छोटी है किससे, लेंथ से, तो न्यू कैपेसिटी एक्चुअली में इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर न्यू कैपेसिटी इज़ इक्वल टू द लेंथ, यानी कि जो लेंथ होगी वही बन जाएगी न्यू कैपेसिटी। तो हमें समझना है पहले हमारे पास डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी विच इज 16, अगर वो 60 लेंथ हमारी
डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2+2, न्यू कैपेसिटी बनती है। अब जो न्यू कैपेसिटी है वो अभी भी स्टिल छोटी है किससे, लेंथ से, तो लेंथ इज़ बिकम अ न्यू कैपेसिटी। तो अब अगर हम इस बात को यहाँ प्रूव करते हैं, लेट्स से रन करते हैं, तो वी आर एबल टू सी 53 बिकॉज 34 न्यू कैपेसिटी बनी थी विच इज़ लेस देन 53। तो 53 जो लेंथ थी वही कैपेसिटी हमारे पास क्रिएट हो गई है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर इसके बाद भी मैं, जब लेंथ बन गई 53, अब इसके बाद भी मैं अगर इसमें कुछ नया डाल कर आता हूँ तो ये फिर से फॉर्मूला चलाएगा, यानी कि अब ये फॉर्मूला किस पे चलाएगा, 53 पे, तो 53 इंटू 2+2 करके आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसे रन कर देता हूँ, वी आर एबल टू सी 108 एंड इट इज़ 55, राइट। तो ये मेरे पास नई कैपेसिटी आकर दिखनी शुरू हो जाती है विच इज़ 108 और फिर 55 मेरे पास आ गई। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर हमें मॉडिफिकेशन का चांस देता है। हम स्ट्रिंग में जब भी चेंजेस करना चाहते हैं वी हैव दीज मेथड्स। इसके पास एडिशन करने का, डिलीशन करने का, रिप्लेस करने का, ऐसे सब मेथड्स अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग के पास ऐसे मेथड नहीं है। स्ट्रिंग के ऑपरेशन करने के, अपर केस, लोअर केस या स्प्लिट करने के लिए या सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमें स्ट्रिंग्स के मेथड्स मिलते हैं। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन स्ट्रिंग पूल है तो हम कॉमन स्ट्रिंग्स को वहाँ रख सकते हैं, बार बार स्ट्रिंग बनाने से बच सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग में चेंजेस है तो हम स्ट्रिंग बफर या बिल्डर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रिंग को चेंज करके आ सकें।